बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएं। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूं। कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रहाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। गोपाल पैसे ले लेता है और बहुत भरी मन से पत्नी और बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वो थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वो एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ले सुन बे चंगुल, दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं 9-2-11 होना है। सन बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूं काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल गोपाल का थैला लेकर
9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूं। अजीब लोग हैं शहर के। पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में गोपाल की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वो काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। गोपाल भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। गोपाल के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वो काफी परेशान इधर उधर घूमता रहता है। रास्ते में उसे एक गरीबों की बस्ती दिखती है। वो उसी ओर जाता है। एक झोपड़ी के पास जाकर वो आवाज लगाता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? झोपड़ी में से एक बुढ़ी अम्मा निकलती हैं। कौन है? तुम कौन हो बेटा? बुढ़ी अम्मा को देख पहले तो गोपाल चुप रहता है और सोचता है कि मदद मांगू या नहीं, लेकिन बुढ़ी औरत के बार बार पूछने पर गोपाल बोलता है, अम्मा, मैं बहुत दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ और 2 चोरों ने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। सुबह से भूखा इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं इस शहर में किसी को जनता भी नहीं जिससे मदद मांगू। कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। अम्मा, क्या सिर्फ आज की रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ क्या? सुबह होते ही मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। आओ बेटा, अंदर आओ। बुढ़ी अम्मा गोपाल कुछ खाने को देती हैं और खाना खाने के बाद गोपाल के मन में अम्मा को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, सबके सवाल पूछने लगता है। अम्मा, क्या आप अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? और अम्मा, अपने मुझ पर एक बार में ही विश्वास कर लिया? इस तरह तो कोई भी चोर आपके घर आ सकता है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब मेरी मदद करते हैं। रही बात तुम पर विश्वास की, तो तुम ही बताओ बेटा, मेरी झोपड़ी में चोरी करने लायक कौन सी चीज़ है? इसी तरह कुछ देर की बातचीत के बाद बुढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें मोहन के पास ले चलूँगी, वो तुझे कुछ न कुछ काम ज़रूर दिलवा देगा। गोपाल एक कोने में आराम से सो जाता है। अगली सुबह अम्मा गोपाल को मोहन के पास ले जाती हैं। राम राम अम्मा, कैसे हो? और ये आपके साथ कौन है? राम राम बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, गांव से शहर, काम की तलाश में आया है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो इसे दिलवा दो। ठीक है अम्मा, मैं इसे फैक्ट्री ले जाता हूँ, वहां पर मजदूरों की जरूरत है। सुनो, मजदूरों वाले काम कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ भाई, कोई भी काम कर लूंगा। गोपाल मोहन के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। मोहन फैक्ट्री के बड़े मालिक से बोलकर गोपाल को काम पर रखवा देता है। देखो गोपाल, यहाँ एक बोरी ढोने के 5 रुपए मिलते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम दिन में कितने बोरी ढोते हो। हाँ ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। गोपाल और मोहन दोनों काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करके गोपाल को कुल 100 रुपए मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है और शाम को बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। अम्मा, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने न ही मुझे छत दिया, बल्कि मुझे काम पर भी लगवा दिया। देखो अम्मा, मुझे आज पूरे 100 रुपए मिले अम्मा। मैं मेरी पहली कमाई आपको देना चाहता हूँ। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? भला मैं क्या करूंगी ये पैसे? ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे तू ही रख। अम्मा, मोहन भाई ने बोला है कि कल वो मुझे एक कमरा भी दिला देंगे। बूढ़ी अम्मा गोपाल ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, तुझे अभी तू मुझे अपनी माँ समान मानकर अपनी पहली कमाई दे रहा था और दूसरे ही पल पराया कर दिया और यहाँ से जाने की बात करने लगा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए।
भला मुझ बुढ़िया को तेरे यहाँ रहने से क्या तकलीफ? तू मेरे पास ही रहकर काम कर। अगर तू इस शहर में कमरा ले लेगा तो तू तेरी कमाई से कुछ नहीं बचा सकेगा। गोपाल को अम्मा की ये बात सही लगती है और वो बोलता है, हाँ अम्मा, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। अम्मा, मैं बहुत मजबूरी में अपने बीवी बच्चों को गांव छोड़कर शहर आया हूँ। बच्चों को पढ़ना है, गांव के साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। पता नहीं अम्मा, मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे। बेटा तू चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए अपने ही खेत में बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत सब्जियां उगा रही थी और उन सब्जियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इधर गोपाल दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखता है। अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियां ले आया हूँ और सुबह मटके में भी पानी भर लाया हूँ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू ये सब काम मत किया कर, मैं ये सारे काम कर लूंगी, तू तो बस अपना काम कर। नहीं अम्मा, आप इस उम्र में कितना काम करोगी? मेरे आने से आपका काम भी तो बढ़ गया है। ठीक है अम्मा, अब मैं काम पर जाता हूँ। कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं। गोपाल अच्छे खासे पैसे जोड़ लेता है और एक दिन अम्मा को बोलता है, अम्मा, मैंने अब इतने रुपए जमा कर लिया है जिससे साहूकार का कर्ज उतर जाएगा और 2-3 महीनों का घर खर्च भी निकल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊं। उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है और पता नहीं शांति कैसे घर खर्च जुटा रही होगी। हाँ बेटा, तू ठीक सोच रहा। अब तुझे गांव लौट जाना चाहिए, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अम्मा, मैं अकेले गांव नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी और अब आप हमारे साथ ही रहोगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? भला मैं तेरे साथ? अम्मा, अब तक आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, अब आप मेरी सारी बात मानेगी। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मा, आप अपना जरूरी सामान बांधो, हम कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। गोपाल की जिद के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती और अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मोहन मिलता है। अरे गोपाल भाई और अम्मा, तुम दोनों बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिलवाया, और दूसरी बात कि मैं अम्मा को लेकर अपने गांव जा रहा हूं। अब अम्मा हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो गोपाल। चलो ठीक है, खुशी खुशी जाओ। शाम को गोपाल और अम्मा गांव अपने घर पहुंचते हैं। गोपाल के बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। गोपाल बूढ़ी अम्मा के बारे में सब कुछ शांति को बताता है। शांति भी बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद करती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। बच्चे बूढ़ी अम्मा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। अम्मा भी अब उनके साथ बहुत खुश थीं। एक दिन गोपाल शांति से बोलता है, शांति, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। मेरा शहर जाना, वहां जाते ही मेरा सामान चोरी होना और फिर मेरा बूढ़ी अम्मा के घर जाना, ये सब भगवान के रचाए खेल थे ताकि बूढ़ी अम्मा को एक परिवार मिल जाए और हमें एक माँ। भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपके जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हो जो आपको समझने कि ये सब क्यों हो रहा, तो समझ लेना कि उसके पीछे भगवान ने जरूर कोई खेल रचा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है।
क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे 4 बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला,
सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनिता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूं। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोला? क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनिता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनिता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी।
बेटा क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं। माधवपुर गांव में एक बहुत ही गरीब माँ बेटे रहते थे। बेटा माधव, मेरी नौकरी चली गई है। लाला सेठ अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम छूट गया है। तू अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ और अब मुझसे नौकरी भी नहीं होती। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा कर लेता हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, मैं यहाँ किसके साथ रहूंगी? माँ, हम दोनों शहर चलते हैं, मैं वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। नहीं, ये घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू यहीं इसी गांव में कोई काम धंधा देख ले। माँ, मुझे सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता है। जैसे पिताजी समोसे बनाते थे, मुझे भी बस वही बनाने आते हैं। ठीक है बेटा, तू भी बाजार में समोसे का ठेला लगा ले, इससे घर का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। माधव जल्दी जल्दी समोसे का ठेला लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे समोसे बनाता है। अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह समोसे बनाता है। हाँ माँ, ये समोसे बनाने मैंने पिताजी से ही सीखे। देखना माँ, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे समोसे बेचकर घर की सारी परेशानियाँ खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, देख लियो, अब सब ठीक हो जाएगा। माधव के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन नंदू हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियों के अलावा और कुछ नहीं होता। अरे ओ माधव भाई, जरा एक समोसा तो और देना, क्योंकि एक समोसा खाने पर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। देता हूँ, आराम से बैठकर खाइए। बहुत गरम गरम समोसे हैं, कहीं भैया आपका मुंह ना जल जाए। ठीक है भैया, आप दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। ऐसे ही एक एक करके माधव के ठेले से सारे समोसे बिक जाते हैं और सभी ग्राहक आराम से बैठकर और स्वाद से समोसे खाते हैं। ये समोसे जो नहीं खाएगा वो बहुत पछताएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने कुमती चाची? हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले भी इसकी बगल वाली दुकान से समोसे खाए हैं, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसी कोई दुकान या ठेला नहीं है जिस पर इतने अच्छे समोसे मिलते हैं। ये समोसे बहुत लाजवाब हैं। हाँ चाची, यहाँ के समोसे जो कोई भी खाएगा वो बार बार मांगेगा। माधव जल्दी से सारे के सारे समोसे बेचकर अपने घर चला जाता है। आपको पता है कि एक समोसा खाकर भी किसी भी ग्राहक का मन नहीं भरता है। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा समोसे का ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा ठेला यहाँ चल जाएगा। हाँ माँ, लेकिन ये चिल्लर मैं कब तक ऐसे रोज रोज गिनूंगा? माधव बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तू चिंता मत कर, जल्द ही हमारे भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और तुझे ये चिल्लर नहीं गिननी पड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूं। ये चिल्लर अब मुझसे गिने नहीं जाते हैं।
बेटा ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बना जाता। तो समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ कि अब क्या बोलना चाह रही हो। शायद माँ तुम सही कह रही हो। अगले दिन माधव बाजार में ठेला लगाता है और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ये देखकर नंदू हलवाई अपने कारीगर छोटे लाल से कहता है, देख रहे हो छोटे लाल, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उस नए समोसे वाले के पास जा रहे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही अच्छा होता है, बाकी तो बेकार सामान मिलाकर समोसे बेच रहे हैं। ये सब बातें नंदू माधव को सुना रहा होता है। लेकिन मालिक, यहाँ तो सभी लोग उस ठेले वाले के समोसे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका पेट खराब होगा ना, तब सबको पता लगेगा कि किसके समोसे बेकार हैं और किसके समोसे अच्छे हैं। नंदू ये सब बातें माधव को सुना रहा होता है। ये सब सुनकर माधव गुस्से में अपने मन ही मन में बोलता है, ये बस मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा है। ऐसा करने से मेरे समोसे बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। जो बुरा करता है भगवान उन्हें वक्त आने पर सही जवाब दे देता है। सरपंच नंदू की दुकान के आगे आकर रुक जाता है। आइए आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए। आइए, मेरे पास सब चीजें हैं, अच्छी और शुद्ध, कोई भी मिलावटी वाली चीज मैं नहीं रखता हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो माधव समोसे वाले का ठेला ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसके ठेले पर स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तुझे पता है क्या कहाँ पर है ठेला उसका? नंदू और सरपंच की बातें सुनकर माधव सरपंच को अपने ठेले के पास बुलाता है और कहता है, आइए सरपंच जी आइए, मैं ही हूँ माधव समोसे वाला। क्या तुम ही समोसे वाले माधव हो जिसके समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं? जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आइए बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए और समोसे खाइए। हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैंने तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन की पार्टी है, इसलिए मैं तुम्हें 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। सरपंच के ऑर्डर के बारे में सुनकर नंदू के तो होश उड़ जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1000 समोसे बनाकर समय पर आपके घर भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, मेरे घर पर भिजवा देना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। हे राम, मैंने माधव के धंधे को बंद करने के लिए कितने प्रयत्न किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हाय राम, ऐसे तो वो और मशहूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मेरे बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेरने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएं। सरपंच जी का ऑर्डर भी मुझे मिल जाए और माधव का धंधा भी बंद हो जाए। हाँ, एक उपाय सूझा है मुझे। अगले दिन माधव सरपंच के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए मेहनत से समोसे बना रहा होता है। अरे बेटा माधव, खाना तो खा ले, सुबह से ये समोसे बनाने में लगा हुआ है। आजा चल, मैंने तेरे लिए खाना गर्म कर दिया है, खाना खा ले और थोड़ी देर आराम भी कर ले। चल आजा अब। माँ, मैं समोसे बनाकर आऊंगा। सरपंच जी ने मुझे समोसे का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर सरपंच जी खुश हो गए तो फिर माँ, हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना तुम माँ? हाँ बेटा, मैं समझ गई। माँ बस ये समोसे हो गए, मैं सारे समोसे अच्छे से टोकरी में ढककर रख देता हूँ। माधव सारे समोसे टोकरी में ढककर खाना खाने चला जाता है। हाँ, यहाँ बना रखे हैं इसने समोसे। अब इन समोसे को ठिकाने लगाता हूँ। नंदू अपने पॉकेट में से एक शीशी निकालता है और सारे समोसों पर छिड़क देता है। मजा आएगा। अब देखता हूँ माधव सरपंच के यहाँ समोसे कैसे देकर आता है। सुबह होते जब माधव ये सब देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। नंदू के समोसों पर दवाई छिड़कने से सारे समोसे सड़ जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। अगले दिन माँ, ओ माँ, मैं सरपंच जी के यहाँ समोसे देने जा रहा हूँ। माधव जैसे ही समोसे उठाने के लिए बाहर आता है, समोसों में से आ रही बदबू को देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अरे माँ, ओ माँ, देखो ये समोसे को क्या हो गया है? अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? अरे माँ देखो तो, मैंने तो रात को इन्हें ढक कर रखा था, शायद इसलिए इनमें से बदबू आ रही है। हाय, अब मैं क्या करूँ? हाय सत्यानाश! अरे बेटा, अब क्या होगा? माँ, मैं सरपंच को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब बोलो ना माँ, मैं क्या करूँ? मैंने अब अगर शाम तक समोसे नहीं भेजे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी।
हाय हाय माँ, अब मैं क्या करूं? वो दोनों माँ बेटे रो ही रहे थे कि तभी एक बुढ़िया अम्मा उनके घर के बाहर आकर बोलती है, अरे कोई है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत देर से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ आइए बूढ़ी अम्मा, आइए बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे साथ, मैं आपको पानी देता हूँ। माधव बूढ़ी अम्मा को अपने घर में ले जाता है। घर में जाकर बूढ़ी अम्मा के मुंह में पानी आ जाता है समोसों को देखकर। अरे वाह बेटा, क्या बात है, समोसों में से एक समोसा मुझे भी दोगे? बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक समोसा दे दो। बुढ़िया अम्मा, इन सारे समोसे में से तो बदबू आ रही है। तो क्या हुआ बेटा, इनमें से ही मुझे एक समोसा दे दो ना, कृपा करो एक समोसा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माधव समोसे की टोकरी में से एक सही सा समोसा निकालकर बुढ़िया अम्मा को खिला देता है और पानी देता है। बूढ़ी अम्मा वो समोसा बहुत मजे से खाती है। अरे वाह बेटा, ये समोसे तो खाने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, मेरा तो एक समोसे खाकर मन ही नहीं भरा। बुढ़िया अम्मा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पता नहीं कैसे ये सारे समोसे में से बदबू आ रही है। मैं अब कैसे सरपंच जी को अपना मुंह दिखाऊंगा? बेटा तू परेशान मत हो, जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तुम परेशान मत हो, बताओ मैं तुम्हें मेरी भूख और प्यास बुझाने का क्या दूं? बुढ़िया अम्मा माधव को अपनी टोकरी देती है। तुम ये टोकरी ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बुढ़िया अम्मा, आप आराम से जाइएगा। अब इस टोकरी को मैं कहाँ रखूंगा? चलो ठीक है, ये बचे कुछ समोसे मैं इस टोकरी में रख देता हूँ। माधव सारे बचे खुचे समोसे उस टोकरी में रख देता है। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? ला दे, मैं ये सारे समोसे बाहर फेंक आती हूँ। इन सबको तो माँ तुम बाहर गिर दोगी। हाँ ला दे बेटा, मैं इन सबको बाहर फेंक कर आती हूँ। वो एक एक करके सारे समोसे टोकरी में से बाहर निकालता है, लेकिन टोकरी में से समोसे निकलना खत्म ही नहीं होते। ऐसा करते करते उसकी 2-3 बड़ी बड़ी परातें समोसों से भर जाती हैं, लेकिन टोकरी में से समोसे निकलना खत्म नहीं होते। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे समोसे कहाँ से आ गए? बेटा मेरे को लगता है कि शायद ये टोकरी कोई जादुई टोकरी है। चल बेटा, एक काम कर, जल्दी जल्दी से तू इस टोकरी में से समोसे बाहर निकाल दे और वो सारे समोसे तू सरपंच जी को दे आ। हाँ माँ, मुझे भी लगता है ये सब कमाल उन बूढ़ी अम्मा की इस जादुई टोकरी का ही है। ऐसे देखते देखते टोकरी में से 6-7 बड़ी बड़ी परातें भरकर समोसे निकल जाते हैं। बेटा जा तू ये समोसे सरपंच जी के घर दे आ। हाँ माँ, मैं ये सारे समोसे सरपंच जी के घर दे आता हूँ। हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज तो इस जादुई टोकरी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बच गई। माधव सारे समोसे लेकर सरपंच के यहाँ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में नंदू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतने सारे समोसे कैसे आए, क्योंकि उसके बनाए हुए समोसे तो उसने खराब कर दिए थे। ये लीजिए सरपंच जी, आपके ऑर्डर किए हुए सारे समोसे। क्या बात है माधव, तुमने तो सारे समोसे समय पर बनाकर दे दिए। ये लो तुम्हारी मेहनत का फल। माधव वो सारे समोसे सरपंच को दे देता है और सरपंच उसे पैसों से भरी पोटली देता है। धन्यवाद सरपंच जी। चलो अब तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई। सरपंच जी ने खुश होकर मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। चलो ये जाकर मैं माँ को दिखाता हूँ, माँ बहुत खुश हो जाएगी। माँ माँ, देखो ये सरपंच जी ने कितने सारे पैसे दिए। देखो माँ देखो। हाँ बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे दिए हैं सरपंच जी ने। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है। माँ, अब हमारे पास जब ये जादुई टोकरी है तो अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी।
अब हमें जब भी समोसे चाहिए होंगे तो मैं इस टोकरी में एक समोसा रख दूंगा और फिर हमें बहुत सारे समोसे मिल जाएंगे। ये कहानी है एक सीतापुर गांव की, जहां पर एक लालची सेठ हरिराम रहता था। इसी गांव में एक ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रामू बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चतुर दिमाग की थी। तो वहीं गांव में हरिराम एक लालची और बहुत ही कंजूस था। वह सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। ये गांव वालों भी ना कितना बेवकूफ है इनसे। डरा धमका के मैं सारा काम करा लेता हूँ। मुझे इन गरीबों को खून चूसने में बड़ा मजा आता है। इतने में ही वहाँ रामू आ जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे काम मिलेगा क्या? मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा काम करना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम खेती करोगे? मेरा बहुत खेत है, मैं तुम्हें आधे हिस्से पर दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं खेती करूंगा। आखिर काम मुझे नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जो खेत में रोपोगे उसमें ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। लेकिन रामू घर जाकर सेठ की शर्त के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, कहीं कुछ काम मिला या नहीं? हाँ सुनीता, मुझे एक सेठ के यहाँ खेती का काम मिल गया। अब मुझे कल से खेत में काम करने जाना होगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको काम मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अगली सुबह रामू बैल लेकर खेत की ओर चल देता है। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है, वैसे ही वहां पर सेठ हरिराम आ जाता है और कहता है, अरे रामू, तुम तो बहुत जल्दी से खेत में काम शुरू कर दिए। मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद से करोगे, लेकिन अच्छा किए, जितनी जल्दी से काम शुरू करोगे उतनी जल्दी ही फसल तैयार होगी। हाँ सेठ जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मी बढ़ने से पहले फसल लगा दूं, ताकि गर्मी का प्रभाव मुझ पर न पड़े। हाँ रामू, तुम बहुत सही कह रहे हो। इस बार की गर्मी तो जान ही ले लेगी। तुम सही काम कर रहे हो। सुबह सुबह खेत में काम कर लो और दोपहर को आराम कर लो। इससे तुम्हें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और देखते देखते फसल भी तैयार हो जाएगा। गर्मी से बचने का यही सही उपाय है। इतना कहकर हरिराम वहां से चला जाता है और रामू खेत की जुताई करने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रामू की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। वह बहुत ही खुश था, क्योंकि अब उसकी जीवन में पैसे आने वाले थे। लेकिन अब भी रामू को शायद अंदाजा नहीं था कि अब वह किस मुसीबत में फंसने वाला है। इतना रामू सोच ही रहा था कि वहां हरिराम आ जाता है और फसल तैयार देखकर उसे लालच समा जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, फसल तो बहुत ही अच्छा हुआ है तुम्हें। शर्त तो याद है ना? शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा मेरे हुआ और नीचे का हिस्सा तुम्हारा हुआ। इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन रामू तो ये शर्त भूल गया था और अनजाने में वह गेहूं लगा दिया था। शर्त के हिसाब से हरिराम सारा अनाज ले लिया और घास फूस रामू को दे दिया। रामू के पैर तले जमीन खिसक गई थी। वह खूब हरिराम के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन हरिराम उसकी एक न सुनी और गेहूं लेकर वहां से चल दिया। रामू भी निराश होकर खाली हाथ घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप आ गए, फसल कट गई ना? गेहूं आप नहीं लाए, क्या हुआ? जी आप बहुत उदास लग रहे हैं। रामू सेठ जी के शर्त के बारे में
और जो जो खेत में हुआ सारी बात रामू अपनी पत्नी को बता देता है। हम ऐसी शर्त क्यों लगा लिए? उस कंजूस सेठ से वो बहुत चालाक है, और जब लगाया तो खेत में गेहूं की जगह पर आलू क्यों न लगाए, आलू लगाते तो सारा आलू हमारा होता और सारा घास उसका होता। आपका दिमाग कहाँ रहता है? मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं सेठ की शर्त के बारे में भूल गया था और यही देखकर सेठ ने मुझसे फायदा उठा लिया। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब मैं उस कंजूस सेठ को सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठूंगी। अब आप फिर से उस सेठ के पास जाइए, और हाँ, मैं जो कहूँ बस उतना उसे जाकर कहिए। उससे जाकर फिर से खेती करने की बात करना, और वो सेठ जो शर्त रखे बस मुझे आकर बताना। अब आप जाओ। ठीक है सुनीता, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अरे पता है बिरजू, मैं इतना बारा मूर्ख आज तक नहीं देखा था। वो रामू कितना बेवकूफ है। सारा मेहनत वो किया और सारा अनाज मैं लेकर आ गया। इतना हरिलाल बोल ही रहा था कि इतने में रामू आ जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ। अब आपकी इस बार क्या शर्त है, ये आप बताइए। अच्छा, फिर से खेती करना चाहते हो तो मेरी शर्त सुनो। अब की बार जो तो फसल लगाओगे उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना रामू कहकर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सेठ की शर्त के बारे में सारी बात बता देता है। अच्छा तो कंजूस सेठ, ये शर्त रखा है, सुनो जी। इस बार आप अपने खेत में मकई का खेती करेंगे। जब फसल तैयार होगा तो शर्त के अनुसार बीच का सारा मकई हमारा होगा और ऊपर के और नीचे के जर फुनंगी उस कंजूस सेठ का होगा। अब आप जाइए और मकई का खेती कीजिए। सुनीता के कहे अनुसार रामू मकई का खेती करता है। रामू का किस्मत अच्छा था कि इस बंजर जमीन में भी मकई का खेती बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी ही देर में वहां सेठ आ जाता है और रामू शर्त के अनुसार सारा मकई ले लेता है और घास फूस हरिराम को दे देता है। और इस तरह रामू अपनी चतुर पत्नी के चतुराई से सेठ के शर्त को जीत जाता है।